कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर पढ़ें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अनिका चुपचाप से आर्यन की गाड़ी में आकर आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में गाड़ी चालू हो जाती है और हॉस्टल से जाने लगती है। अनिका गुस्से में आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तुम ज़्यादा कुछ समझना मत, मैंने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया है। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं क्या ज़्यादा समझ रहा हूँ? अनिका गुस्से में कहती है, इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा फायदा तुम्हारा ही हुआ है कि तुम मुझे अपने घर ले जा रहे हो। इतना कहकर वो गुस्से से दूसरी तरफ देखने लग जाती है। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, आज और अभी मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। अनिका आर्यन की बातों को ना सुनने का दिखावा करती है, लेकिन उसे सुनना था आर्यन की बात को। आर्यन मुस्कुराते हुए कार ड्राइव करता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में तुम्हारे बचपन का कुछ भी याद नहीं है? अनिका आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आर्यन बोला, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे हाथ पर बना हुआ ये शब्द तुमने किसके लिए बनवाया था? अनिका अपना सर खुजाते हुए अपने हाथ पर बने हुए उस निशान की तरफ देखकर कहती है, ऐसे अनिका? आर्यन मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखकर कहता है, ऐसे आर्यन भी तो होता है। ये शब्द सुनकर अनिका थोड़ी सोच में पड़ जाती है और वो कहती है, मैं तुम्हें बचपन से थोड़ी ना जानती हूँ। तुमने ही तो कहा था कि हमारी शादी 5 साल पहले हुई थी, तो तुम अभी मुझसे कैसे कह सकते हो कि ये निशान मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है? इतना कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। उसे आर्यन की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। आर्यन कार ड्राइव करते हुए कहता है, तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, कहीं पता चला कि तुम कुछ देर बाद मुझसे पूछो कि तुम कौन हो। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अनिका अपनी हुई ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में कहती है, अभी गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। आर्यन चुपचाप से गाड़ी चलाता है। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक जाती है। अनिका आर्यन की तरफ देखकर कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने तो सीरियस ले लिया। अगर बीच रास्ते में उतार दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? कुछ मेरा भी तो सोचो। मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, तुम मेरे मजाक को सीरियस कैसे ले सकते हो? आर्यन अनिका की ये नौटंकी देखकर उससे कहता है कि घर आ गया है। अनिका अपने मन में कहती है, क्या घर आ गया है? मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। आर्यन अनिका के पास आता है। अनिका कहती है, मुझसे दूर रहो। आर्यन उसके पास आकर उसकी सीट बेल्ट खोलता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा? इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। अनिका गुस्से में आर्यन की तरफ देखकर कहती है, मुस्कुरा लो, मेरा भी समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगी। अनिका गाड़ी से उतरकर अपने सामने बने घर की तरफ देखती है। घर नहीं, वो तो हवेली थी। अनिका इतनी बड़ी हवेली देखकर अपने पास में खड़े आर्यन की तरफ देखकर कहती है, ये घर है? अगर इसे घर कहते हैं तो फिर मेरे घर को क्या कहेंगे? आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे लिए तो ये हमारा छोटा सा घर है। अनिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो आर्यन से कहती है, छोटा सा घर? ये हवेली तुम्हें छोटा सा घर नजर आ रहा है? इतना कहकर वो हवेली को ध्यान से देखने लगती है और वो देखती है कि वहाँ पर जितने भी फूल लगे हुए हैं वो सारे अनिका की पसंद के हैं। अपनी पसंद के फूलों को देखकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखकर कहती है, ये सारे फूल तो मेरे पसंद के हैं, तुम्हारे गार्डन में ये क्या कर रहे हैं? आर्यन अनिका के चेहरे पर आई मुस्कान को देखकर कहता है, अब मेरी बीबी इस घर में रहेगी तो उसकी पसंद की चीज़ें तो यहाँ पर होनी चाहिए। तभी उसके पास उस घर का बटलर आता है और वो बटलर आर्यन के पास आकर आर्यन को ग्रीट करता है, यानी अपने सर को नीचे झुकाकर कहता है, आपने जैसी तैयारी करने के लिए कहा था हमने वैसे ही करवा दी है और हमने आपके रूम को रीडेकोरेट करवा दिया है। इतना कहकर वो बटलर शांत हो जाता है। उस बटलर की उम्र 40 साल की लग रही थी। आर्यन बटलर की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, तुम ले जाकर अनिका को उसका कमरा दिखा दो और ये सारा सामान कमरे में रखवा दो, मुझे कुछ ज़रूरी कॉल करना है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बटलर अनिका की तरफ देखकर कहता है, छोटी मालकिन अंदर चलिए।
अनिका बटलर की तरफ देखकर कहती है, आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है तो आपको मुझे अनिका बोलना चाहिए, छोटी मालकिन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप मेरे नाम से भी कह सकते हैं। बटलर अनिका की तरफ देखकर कहता है, लेकिन आप इस घर की मालकिन है, इसलिए हम आपको छोटी मालकिन कह रहे हैं। इतना कहकर वो अनिका का सामान ले लेता है और आगे चलने लगता है। अनिका उस बटलर के पीछे पीछे जाने लगती है। अनिका बटलर से कहती है, तो आप मुझे छोटी मालकिन ना कहकर आप मुझे बेटी कह सकते हैं। बटलर कमरे में सामान रखता है। हमने आपके कमरे में आपके हिसाब से डेकोरेशन करवा दिया है, अगर आपको कोई कमी लगे तो आप मुझे बुला लेना। इतना कहकर वो बटलर वहाँ से चला जाता है। अनिका उस कमरे को ध्यान से देखती है और वो देखती है कि कमरे को बिल्कुल उसी के कमरे की तरह सजाया गया है, जैसे कि वो तनु के घर पर रहती थी तब जैसे उसका कमरा था, ये कमरा वैसा ही है। ये देखकर वो समझ जाती है कि आर्यन मल्होत्रा ने इसकी तैयारी काफ़ी समय पहले से कर रखी थी। ये सोचकर उसके दिमाग गर्म हो जाता है और वो कहती है कि इंसान मुझे कैसे जानता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतना कहकर वो अपने हाथ पर बने निशान की तरफ देखती है और कहती है, उसने क्या कहा था आर्यन, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरे बचपन से जुड़ा है। अगर मेरे बचपन से जुड़ा हुआ हो तो मैं क्या करूँगी, और जिसको मैं ढूंढ रही हूँ अगर वो आगे नहीं हुआ तो इन्हीं सब ख्यालों में वो होती है। वो अपने ख्यालों से बाहर आकर कहती है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो अपने ही ख्यालों में फंसी हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है और अनिका अपने ख्यालों से बाहर आकर फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो। फ़ोन के दूसरी तरफ से मोनिका की आवाज़ आती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, कैसा लगा तुझे तेरा ससुराल? अनिका फ़ोन पर गुस्से से कहती है, मैं एक बार कॉलेज आऊँ उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा ससुराल कैसा है। इतना कहकर अनिका फ़ोन काटने ही जा रही थी कि तभी उसे मोनिका की आवाज़ आती है और वो फ़ोन नहीं काटती है और अपने कान पर वापस से लगा लेती है। मोनिका फ़ोन के दूसरी तरफ से कहती है, अच्छा मैं सीरियस होकर बोल रही हूँ, अपना ख्याल रखना और हो सके तो अभी तुम घर पर ही आराम करना। अनिका को मोनिका की ये बात तो समझ में नहीं आती और वो कहती है, मुझे क्या हुआ है? मोनिका बोली, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही थी, ज़्यादा ध्यान मत दे, अपना ख्याल रखियो। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है। अनिका फ़ोन की तरफ कन्फ्यूज़न भरे लुक के साथ देखती है, फिर उसे कॉलेज में हुई घटना याद आती है कि वो कैसे लैपटॉप में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई थी और वो हैकिंग के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र कमरे में आ गए आर्यन मल्होत्रा पर जाती है और अनिका आर्यन मल्होत्रा की तरफ देखकर मुंह बना लेती है और कहती है, इन्हीं की शक्ल देखना बाकी रह गया था। आर्यन मल्होत्रा फ़ोन को साइड में रखकर अनिका के पास आकर कहता है, तुम्हें तुम्हारा रूम कैसा लगा? अनिका आर्यन की तरफ देखकर कहती है, ठीक ठाक ही है। आर्यन मल्होत्रा अनिका की ये बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ देर पहले तो ये बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी कि मानो इसने आज से पहले इतनी बड़ी हवेली देखी नहीं है और अब ये कह रही है कि ठीक ठाक ही है। आर्यन मल्होत्रा अनिका के पास आता है। अनिका थोड़ी दूर हो जाती है और कहती है, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? मुझसे दूर रहा करो, मैं बता रही हूँ, मुझे कराटे भी आते हैं और फाइटिंग में भी मैं अच्छी हूँ। इतना कहकर वो पीछे जाने लगती है, तभी अलमारी से टकरा जाती है। आर्यन मल्होत्रा उसके पास आकर कहता है, अच्छा। वो इस शब्द को इतनी अंदाज में कहता है कि अनिका चिढ़ जाती है और कहती है, मुझसे दूर रहो। आर्यन अपने दोनों हाथों से उसे ब्लॉक करके उसके चेहरे पर देखकर कहता है, फिलहाल तो सामने तुम खड़ी हो मेरे। अनिका कुछ समझ नहीं पा रही थी कि तभी वो देखती है कि आर्यन मल्होत्रा अलमारी में से कपड़े निकाल रहा है, तो उसे अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदगी होती है। वो अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। आर्यन मुस्कुराते हुए अपने कपड़े ले जाकर शावर के लिए वॉशरूम में चला जाता है। अनिका अपने आप को कोसते हुए कहती है, ये तो बस कपड़े ले रहा था। इतना कहकर वो शांत हो जाती है और पीछे अलमारी की तरफ देखकर कहती है, एक मिनट, ये कमरा तो मेरा है, फिर ये इंसान मेरे कमरे में क्या कर रहा है और इसके कपड़े मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? इतना कहकर वो वॉशरूम के बाहर खड़ी होकर चिल्लाकर कहती है।
आर्यन मल्होत्रा, जाकर तुम अपने कमरे में जाओ, ये कमरा मेरा है। इतना कहकर वो बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है और गुस्से में वॉशरूम की तरफ देखती है, मानो जैसे ही वो इंसान बाहर आएगा वो उसका खून करने वाली है। इतनी कातिल भरी नज़रों के साथ वो दरवाजे से निकलते उस इंसान का इंतज़ार कर रही थी और मन में कह रही थी, ये इंसान ज़्यादा ही अपने आप को स्मार्ट नहीं समझ रहा है, लेकिन ये भूल गया है कि मैं भी अनिका हूँ और अनिका इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बन सकती। इन्हीं सब ख्यालों में वो होती है कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से आर्यन अपने बालों में से पानी को साफ करते हुए बाहर आता है और वो देखता है कि अनिका उसे घूर रही है। अनिका अपनी जगह से खड़ी होकर आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तुम इस कमरे में रुकने वाले हो। इतना कहकर वो आर्यन के पास आने लगती है। अनिका को यूं गुस्सा करता देख आर्यन समझ जाता है कि उसका दिमाग फिर से गर्म हो रखा है, तो वो शांति से कहता है, हाँ क्यों, रुक नहीं सकता। इतना कहकर वो अपने बालों को पोंछता है और बात को आगे कंटिन्यू करके कहता है, तुम भूल क्यों गई थी, तुम शादीशुदा हो। अनिका ये शब्द सुनकर अपने गुस्से भरी नज़रों से आर्यन की तरफ देखती है और कहती है, तुम इस कमरे में नहीं रुकने वाले हो। आर्यन टॉवेल को साइड में रखकर अनिका के पास आकर कहता है, अच्छा फिर इस कमरे में कौन रुकने वाला है, तुम्हारा वो दोस्त अरमान जो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था। अनिका आर्यन के मुंह से अरमान का नाम सुनकर चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, वो मेरा सिर्फ दोस्त है, ठीक है ना, समझ आ रहा है, अपने दिमाग में बैठा लो। और वो इस घर में क्यों आएगा। इतना कहकर आर्यन से दूर जाने लगती है कि तभी आर्यन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, अच्छा, मतलब कि तुम इस रिश्ते को मानती हो। अनिका एक पल को तो आर्यन की आंखों में पूरी तरह से खो जाती है और उसके जवाब पर हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखों से नजरें हटाकर गुस्से में आर्यन की तरफ देखकर कहती है, हाँ मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, वो भी सिर्फ मेरी माँ। इससे आगे वो कुछ कहती कि वो शांत हो जाती है और मन में कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, वैसे भी वो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, अगर उसका नाम बता दिया तो तुम और ज़्यादा पगला जाओगे और फिर मेरा ही दिमाग खराब करोगे। इतना कहकर वो अपना हाथ छुड़ाकर उससे दूर जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। अनिका गुस्से से आर्यन की तरफ देखकर मन में कहती है, ये इंसान कितना ज़्यादा बदतमीज है। आर्यन अनिका के पास आकर कहता है, मुझे क्यों गालियाँ दे रही हो, मन में कहना है तो मुँह पर बोल दो। अनिका आर्यन के मुंह से ये शब्द सुनकर आर्यन को घूर कर देखती है और कहती है कि तुम मन की बात भी पढ़ना जानते हो। आर्यन हाँ में सिर हिला देता है और उसे डराते हुए कहता है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम एक बार कुछ सोच कर देखो, मैं तुरंत तुम्हें उसका जवाब दूंगा क्योंकि मेरे पास जादुई शक्ति है। अनिका थोड़ी डर जाती है और अपने मन में कहती है, क्या इंसान सच में मन की बात पढ़ सकता है। तभी उसे आर्यन की आवाज़ आती है। आर्यन मुस्कुराते हुए अनिका के पास आकर उसके कान के पास धीरे से और डरावनी अंदाज में कहता है, तुमने अभी ये सोचा होगा कि क्या ये इंसान सच में मन की बात पढ़ सकता है। अनिका आर्यन के मुंह से ये शब्द सुनकर अपनी जगह से उछल जाती है और आर्यन की तरफ देखकर कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। अनिका अपने मन में कहती है, मुझे संभल कर रहना होगा। तभी अनिका का ध्यान देती है कि आर्यन उसके कुछ ज़्यादा ही करीब है। वो देखकर वो आदमी को दूर करती है और कहती है, मुझसे 2 गज की दूरी मेंटेन करो वरना तुम देख लेना। धमकी भरे अंदाज में अनिका कहती है। आर्यन अनिका के और पास जाकर अपनी मधोसी भरे स्वर में कहता है, अनिका आज क्या है तुम्हें पता है ना। अनिका बेचारी उस आवाज़ में पूरी तरह से खो जाती है और ना में सिर हिला देती है। फिर उसे होश आता है कि वो आर्यन ट्रिक कर रहा है, तो वो अपने आप को संभाल लेती है और आर्यन की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखती है। आर्यन अनिका को इतना परेशान होता देख मुस्कुराता है और धीरे से उसके कान में कहता है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। अनिका के कानों ने जब ये शब्द सुने तो वो घबरा जाती है और आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो। अनिका को यूं परेशान होता देख आर्यन और थोड़ा परेशान करने के लिए उसके थोड़ा और करीब आता है और कहता है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, तुम भूल कैसे गई कि तुम मेरी बीबी हो। इतना कहकर वो अपने हाथ से अनिका के आगे आ रहे बालों को पीछे करता है।
अनिका एक पल को घबरा जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो अपने आप को संभालते हुए देखती है कि वो बिस्तर पर पूरी तरह से झुकी हुई है। उसे समझ आ जाता है कि आर्यन उसे परेशान कर रहा है और अनिका आर्यन को अपने ऊपर से धक्का देती है और कहती है, मुझसे दूर रहो। आर्यन अनिका को यूं गुस्सा करता हुआ थोड़ा दूर हो जाता है और प्यार से कहता है, जाकर शावर ले लो। उसके बाद इतना कहकर वो मुस्कुराता है। अनिका गुस्से में आर्यन की तरफ देखकर वॉशरूम चली जाती है, मानो आंखों ही आंखों में धमकी दे रही हो, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी, मेरा भी समय आएगा। आर्यन अपनी जगह से खड़े होकर वॉशरूम की तरफ देखकर कहता है, ये लड़की अभी भी कितनी जल्दी घबरा जाती है, इसे परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। इतना कहकर वो मुस्कुराता है। आर्यन फिर से उस कमरे से बाहर चला जाता है। अनिका जो वॉशरूम में गई थी वो तुरंत अपने कमरे से निकल कर आती है और वो जल्दी से भागकर अपने कमरे को लॉक लगा देती है और अपने हाथ में चाबी का गुच्छा लेकर मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ही इंटेलिजेंट हो, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ मैं। इतना कहकर वो चाबी का गुच्छा उछाल देती है। उस समय अनिका की शक्ल देखने लायक थी। वो एक ऐसी बच्ची लग रही थी मानो जैसे वो बच्ची अपने किसी खिलौने को छुपा रही हो और मुस्कुरा रही हो कि अब कोई उसके खिलौने को ढूंढ कर दिखाए। अनिका मुस्कुराते हुए अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से एक तरफ आर्यन के कपड़े देखकर मुस्कुराकर कहती है, कल तुम कंपनी जब जाओगे ना तब मज़ा आएगा। इतना कहकर वो उन कपड़ों पर कुछ करने लग जाती है और उन कपड़ों को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, बड़े आए थे मेरे कमरे में रहने वाले, मैं तुम्हें बताऊंगी कि अनिका से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। मैंने तुम्हें एक मौका सिर्फ मयंक के कहने पर दिया है क्योंकि मैं उनकी बात को कभी टाल नहीं सकती हूँ। इतना कहकर अनिका मुस्कुराती है और अपने लिए कपड़ा लेकर वो तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। अनिका शावर लेकर तुरंत आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है और वो जैसे ही बिस्तर पर लेटी है उसे तुरंत नींद आ जाती है। दूसरी तरफ आर्यन जैसे ही कमरे में आता है तो वो देखता है कि कमरे में लॉक लगा हुआ है। ये देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है, ये लड़की कितनी बचकानी है, और नौकर से उस कमरे की दूसरी चाबी मंगवाता है। नौकर दूसरी चाबी लाकर आर्यन को दे देता है। आर्यन उस कमरे के अंदर आता है और वो देखता है कि अनिका सो चुकी है। वो अनिका के पास जाकर बैठ जाता है और अनिका की तरफ देखने लगता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कितने शरारती हो। इतना कहकर वो उसके चेहरे को ध्यान से देखता है। तभी उसका ध्यान अनिका के लाल हुए गाल पर जाता है और वो देखता है कि अनिका के गाल पर अभी भी थप्पड़ का निशान छपा हुआ है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अनिका के गाल को छूते हुए कहता है, अब तुम देखना मैं उस लड़की का क्या करता हूँ, उसने मेरी अनिका को हाथ लगाया है। इतना कहकर वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद फ़ोन को साइड में रख देता है और अनिका को निहारने लगता है और तभी वो अनिका के होठों पर हल्की सी किस करता है और मुस्कुराता है और फिर अनिका के पास जाकर उसे गले लगाकर सो जाता है। दूसरी तरफ मोनिका अपने कमरे में होती है कि तभी उसके पास किसी का फ़ोन आता है। मोनिका अपने हॉस्टल से बाहर निकलकर एक ऑटो में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। ऑटो में बैठकर वो सीधे हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल के अंदर पहुंचकर वो एक केबिन में चली जाती है। उस केबिन में तनु बैठी थी। मोनिका तनु के सामने जाकर बैठ जाती है और कहती है, आपको क्यों लगता है कि आर्यन मल्होत्रा अनिका को बचा सकता है? तनु जो अपनी कोई फाइल पढ़ रही थी वो साइड में रख कर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और मोनिका की तरफ देखकर कहती है, मुझे उसकी आंखों में सच्चाई नज़र आई थी और मुझे उसकी बातें कहीं ना कहीं सच लग रही थी। और वैसे भी तुम जानती हो कि वो कितना बड़ा आदमी है, तो वो हमारी मदद कर सकता है। और उसने मुझसे मेरी पहचान पूछी थी, लेकिन मैं उसे बताना नहीं चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैंने मयंक को कहा था कि वो अनिका को समझाए। मोनिका अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, लेकिन आर्यन मल्होत्रा ही क्यों, और वैसे भी उसके होते हुए हमने किसी और के साथ अनिका की शादी करवा दी, और अगर उसे पता चला तो। इतना कहकर वो शांत हो जाती है। तनु गुस्से में मोनिका की तरफ देखकर कहती है, उस इंसान का नाम मत लो मेरे सामने, वो इंसान भरोसे के काबिल नहीं है।
मैं ऐसे किसी इंसान के साथ अनिका की शादी नहीं करवा सकती हूँ जो अनिका की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दे। वो इंसान भरोसे के काबिल नहीं है। तुमने देखा नहीं था पिछली बार उसने मयंक के साथ क्या क्या किया था। वो इंसान पागल है। इतना कहकर तनु शांत हो जाती है। फिर थोड़ी देर शांति के बाद वो अपनी जगह पर वापस बैठ जाती है और कहती है, मोनिका, अनिका के सामने 5 साल पुराना सच जरूर आएगा कि उस दिन क्या हुआ था और वो उस दिन किससे बचकर भाग रही थी और उस दिन क्या हुआ था जब वो आर्यन मल्होत्रा से मिली थी। लेकिन अभी सही समय नहीं है और तुम जानती हो कि अभी मयंक उन सब के बारे में पता कर रहा है। मोनिका शांति के साथ कहती है, लेकिन वो सिर्फ अभी पता कर रहा है। अभी कुछ पता नहीं चला है कि 5 साल पहले क्या हुआ था और जितना आपको पता है उससे सिर्फ हम अनिका को बचा सकते हैं। इतना कहकर वो शांत हो जाती है। तनु मोनिका की तरफ देखकर कहती है, जितना सच मुझे पता है उस हिसाब से मुझे अभी अनिका को किसी भी हाल में बचाना होगा, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था कि हम अनिका को एक साधारण सी ज़िंदगी जीने देंगे, छल कपट इन सब से दूर रखेंगे। और तुम जानती हो कि मेरे लिए अनिका कितनी ज़रूरी है। इतना कहकर वो भी शांत हो जाती है। मोनिका हाँ में सर हिला देती है और कहती है, मुझे आपके निर्णय पर भरोसा है। आप जो भी करेंगी सब अनिका की भलाई के लिए ही करोगी। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे तनु की आवाज़ आती है और वो रुक जाती है। तनु धीरे से कहती है, पूछोगी नहीं कि मोहिनी कैसी है? मोनिका पीछे पलट कर कहती है, क्या मेरे पूछने से जवाब बदल सकता है? तनु शांत हो जाती है और मोनिका को जाते हुए देखती है और धीरे से कहती है, शायद कभी नहीं। तनु वापस से अपनी जगह पर बैठकर अपनी फाइल पढ़ने लगती है। मोनिका बाहर आकर हॉस्टल जाने के लिए वापस से ऑटो पकड़ती है। तभी उसके पास किसी का फ़ोन आता है और वो गुस्से से मोबाइल उठाकर कहती है, मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही आपसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ मैं। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज़ आती है, अब तक नाराज़ हो अपने पापा से? मोनिका गुस्से में फ़ोन पर कहती है, आपको शादी करने से पहले सोचना चाहिए था और मैं आपसे सारे रिश्ते ख़त्म कर चुकी हूँ, तो मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जाकर अपनी बेटी से बात करिए, उसके पास आपसे बात करने के लिए काफ़ी फ्री टाइम है। इतना कहकर वो गुस्से में फ़ोन काट देती है। मोनिका गुस्से में मोबाइल की तरफ देखकर कहती है, आपकी वजह से मैंने इतना कुछ ज़िंदगी में देखा है। आपका तो मुझे शुक्रिया अदा कहना चाहिए। मोनिका थोड़ी देर में हॉस्टल पहुंच जाती है और वो हॉस्टल में पहुंचकर अपने रूम में चला जाती है और वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करती है। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद वो जाकर सो जाती है। अगली सुबह अनिका बिस्तर पर जब सो रही थी, शायद अनिका गहरी नींद में थी, तभी आर्यन मल्होत्रा की आंख खुलती है और वो अपनी बगल में अनिका को यूं चैन से सोता हुआ देख मुस्कुराता है और अनिका के माथे पर किस करके कहता है, गुड मॉर्निंग अनिका। आर्यन मल्होत्रा अपनी जगह से उठकर बैठ जाता है और वो अनिका को निहारने लगता है। वो देखता है कि अनिका कितनी शांति के साथ सो रही है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो धीरे से अनिका के कानों के पास आकर कहता है, मुझे पता है तुम अभी मेरा सपना ही देख रही हो। अनिका धीरे से बोलती है, आर्यन मल्होत्रा दिन भर तो मुझे परेशान करता ही है, अब सपने में भी चैन से सोने नहीं देगा। ये सपना नहीं हो सकता है, मुझे सच में आवाज़ आई है। इतना कहकर वो अपनी आंखों को खोलती है। अनिका अपने सामने आर्यन को देखकर चिल्लाकर कहती है, तुम इतनी सुबह इस कमरे में क्या कर रहे हो? आर्यन मुस्कुराता हुआ अनिका की तरफ देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। अनिका बोली, गुड मॉर्निंग गया तेल लेने। पहले तुम मुझे ये बताओ तुम इस कमरे में कैसे आए? कल रात को तो मैंने लॉक कर दिया था रूम को और चाबी मैंने तकिए के नीचे छुपाई थी। इतना कहकर वो तकिए के नीचे देखती है तो वो देखती है कि कुशन के नीचे तो चाबी रखी हुई है। वो कंफ्यूज हो जाती है और आर्यन की तरफ देखने लगती है। आर्यन मल्होत्रा मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहता है, कल रात तुमने ही तो मुझे अंदर आने के लिए कहा था। अनिका आर्यन की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखकर कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें कमरे में आने के लिए कहूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चाबी तो मेरे पास है। इतना कहकर वो अपने सर को पकड़ लेती है। आर्यन शरारती भरे अंदाज में कहता है,
अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी कल रात मुझे तुम्हारे साथ सोकर बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई एंड थैंक यू। इतना कहकर वो अपनी जगह पर खड़े हो जाता है। अनिका अपनी जगह पर हैरानी से आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कल तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आई? इतना कहकर वो गुस्से में खड़ी होकर कहती है, तुम निकल जाओ इस कमरे से। आर्यन मल्होत्रा अनिका की तरफ झुकते हुए शरारती अंदाज में कहता है, अब निकल जाने का क्या फ़ायदा, हम दोनों के बीच जो कल हुआ। इतना कहकर वो अनिका से दूर हो जाता है और रूम से जाते हुए स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम कितनी भुलक्कड़ हो, कल क्या हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं? इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए कमरे से चले जाता है। अनिका का मुंह खुला का खुला रह गया। आर्यन के मुंह से ये शब्द सुनकर अनिका आर्यन को जाते हुए देखकर कहती है, कल क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं हुआ, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है जैसे कल बहुत कुछ हुआ था? इतना कहकर अनिका अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने आप को ध्यान से देखती है। तभी उसे उसकी गर्दन पर एक निशान नज़र आता है। अनिका जल्दी से वॉशरूम में जाती है और शीशे में अपनी गर्दन के बने उस निशान को देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाती है और उसके दिमाग में आर्यन के द्वारा बोले गए शब्द घूम रहे थे कि कल रात उसे बहुत अच्छी नींद आई। अनिका शीशे में अपने आप को देखकर कहती है, क्या आर्यन मल्होत्रा ने सच कहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आर्यन को छोड़ूंगी नहीं, वो मुझे कैसे परेशान कर सकता है? इतना कहकर अनिका जल्दी से शावर लेने के बाद गुस्से में वॉशरूम से निकलती है। तभी उसकी नज़र आर्यन के कपड़ों पर जाती है जो शायद शावर लेकर आ चुका था। अनिका आर्यन द्वारा पहने गए कपड़ों को देखकर मुस्कुराती है और मन में कहती है, अब बताऊंगी मैं तुम्हें। अनिका अपने गुस्से को शांत कर अपनी शहद भरी मुस्कान भरकर आर्यन के पास जाती है और आर्यन की आंखों में देखकर कहती है, तुम इन कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। क्या तुम इस टी शर्ट को विदाउट कोट पहन सकते हो? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सुंदरता को तुम्हारी कंपनी में मौजूद सभी लोग देखें। इतना कहकर वो उम्मीद भरी आंखों से आर्यन की तरफ देखती है। आज अचानक से अनिका को इतने प्यार से बोलता हुआ देख आर्यन आश्चर्यचकित रह जाता है और अनिका की तरफ अपने भौहें चढ़ा लेता है। आर्यन अनिका की तरफ देखकर कहता है, अचानक से तुम्हारे मुंह से शहद कैसे टपक रहा है और तुम मुझसे इतने प्यार से बात क्यों कर रही हो? अनिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर आर्यन की तरफ देखती है। अनिका अपने मन में कहती है, तभी तो तुम्हारा ऑफिस में कचरा होगा जब तुम इस टी शर्ट को पहनकर अपनी कंपनी में जाओगे। तभी तो मेरा बदला पूरा होगा। तुम मुझे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। अब देखना अनिका तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेगी। इतना कहकर वो मुस्कुराती है। अनिका अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर आर्यन की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखकर कहती है, अभी वॉशरूम में मैंने बहुत सोचा कि जब मैं तुम्हें एक मौका दे ही रही हूँ तो मुझे भी अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज मेरी पसंद की टी शर्ट पहनो। इतना कहकर वो आर्यन की टी शर्ट पर बने जेब पर हल्की सी किस कर देती है जिससे कि उसके लिपस्टिक का निशान उस पर आ जाता है। आर्यन अनिका का बदला हुआ रूप देखकर बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अनिका के दिमाग में क्या चल रहा है और अनिका इतनी बहकी बहकी सी बातें क्यों कर रही है। उसे अनिका का ये रूप अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ अनिका को परेशान करना चाहता था, लेकिन शायद अनिका अब उसे परेशान कर रही थी। आर्यन अपने ख्यालों से बाहर आकर अनिका की तरफ देखकर कहता है, तुम कह रही हो तो ठीक है। इतना कहकर वो जो कोट पहन रहा था उसे साइड में रख देता है। आर्यन अनिका को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहता है, ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहकर वो अनिका के होठों की तरफ झुकता ही है कि अनिका उसके होठों पर उंगली रख देती है। अनिका आर्यन की तरफ देखकर कहती है, मैंने कहा कि मैं एक मौका दूंगी, तो पहले मुझे अपनी तरफ से अपना पत्नी धर्म निभा लेने दीजिए। इतना कहकर आर्यन से दूर हो जाती है और कहती है, आप जाकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आर्यन बिना इच्छा के साथ अनिका को छोड़ देता है। उसकी आंखों में नाखुशी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन वो देखता है कि अनिका के चेहरे पर स्माइल है। उसे उसकी स्माइल में थोड़ी गड़बड़ लगती है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अनिका आर्यन की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है।
अनिका आर्यन को जाते हुए उसे पीछे की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, एक बार तुम कंपनी पहुंच जाओ, उसके बाद क्या मज़ा आएगा। इतना कहकर वो अपने पास में रखे मोबाइल से आर्यन के बैग की फ़ोटो खींच लेती है और एक जंग जीत लेने वाली मुस्कान देती है और कहती है, बड़े आए थे मुझे परेशान करने वाले, अगली बार मुझे परेशान करने से पहले तुम 100 बार सोचोगे आर्यन मल्होत्रा। इतना कहकर अनिका तीखी सी मुस्कान देती है। अनिका इस समय काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। ऐसा बचपना करते हुए अनिका के चेहरे की स्माइल बता रही थी कि जो उसने आर्यन के साथ किया है उसको आर्यन पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। अनिका जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए नीचे चली जाती है और नीचे आकर वो देखती है कि आर्यन मल्होत्रा ब्रेकफास्ट कर रहा है और वो मुस्कुराते हुए एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह जाकर चुपचाप से आर्यन के बगल में बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, पतिदेव आपको कुछ और चाहिए। आर्यन अनिका के मुंह से इतने अच्छे और मीठे शब्द सुनकर जो वो निवाला खा रहा था वो उसके गले में अटक जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। अनिका उसे पानी पकड़ाती है और कहती है, पतिदेव आप ठीक तो हैं ना। आर्यन अनिका के हाथों से पानी का गिलास लेकर पीता है और अनिका की तरफ देखकर कहता है, अनिका तुम ठीक तो हो ना। इतना कहकर वो उसके माथे पर अपना हाथ रख देता है। देखता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था आज अनिका उससे इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही है। कहीं वो सुबह के बोले हुए मजाक को सीरियस तो नहीं ले चुकी है। अनिका को इतनी पतिव्रता होते देख आर्यन ये बात मान नहीं पाता और वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके अनिशा से कहता है, तुम्हें मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। अनिका अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, जैसा आप कहें पतिदेव। इतना कहकर वो मुस्कुराती है और आर्यन के पीछे जाने लगती है। अनिका और आर्यन दोनों आकर कार में बैठ जाते हैं और अनिका को ले जाकर वो कॉलेज छोड़ देता है और वहाँ से सीधे अपनी कंपनी के लिए चले जाता है। लेकिन उससे पहले उसे दक्ष से मिलकर कुछ ज़रूरी काम था तो वो कंपनी से पहले दक्ष के घर पर जाता है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।